नमस्कार। आज हम मिले स्रोतों के आधार पर भारत के आरक्षण नीति के दायरे और उसकी सीमाओं पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हमारा मकसद ये समझना है कि सरकारी और जो उससे जुड़े क्षेत्र हैं उनमें एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण कहाँ-कहाँ कैसे लागू होता है और कहाँ कुछ छूटें हैं या विशेष नियम हैं। बिल्कुल, ये समझना जरूरी है कि आरक्षण खासकर सरकारी नौकरियों में एक तरह का सामान्य नियम तो है, लेकिन इसकी अपनी सीमाएं हैं। हाँ। मतलब नियम हर पद और स्थिति के हिसाब से बदलते हैं। जैसे जो जानकारी है वो बताती है कि वैज्ञानिक और तकनीकी पदों पर ग्रुप ए के सबसे निचले ग्रेड तक आरक्षण लागू होता है, जब तक कि सरकार खासतौर पर छूट ना दे दे। अच्छा, और ये छूट वाला पहलू काफी दिलचस्प है। मतलब कुछ खास तरह के वैज्ञानिक पदों को आरक्षण से बाहर भी रखा जा सकता है, ऐसा? हाँ बिल्कुल, देखिए, ग्रुप ए के जो सबसे निचले ग्रेड से ऊपर के पद हैं, वैज्ञानिक या तकनीकी, जिनके लिए थोड़ी उच्च योग्यता चाहिए और जिनमें मुख्य काम शोध का हो, रिसर्च वाला। अनिवार्य है ये। एक तरह का संतुलन साधने की कोशिश लगती है ना? मतलब विशेषज्ञता की जरूरत और सामाजिक न्याय के बीच। सही कहा। और देखिए, कुछ खास संस्थान भी हैं, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, अच्छा। या डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, हाँ। और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। इनके जो ट्रेनिंग स्कूल हैं, वहाँ जो प्रशिक्षु भर्ती होते हैं, उन पर ये आरक्षण नीति लागू नहीं होती। ओह अच्छा, मतलब वहाँ पुराने नियम चलते हैं। हाँ, उनके लिए 1975 से पहले के जो आदेश थे वही लागू हैं। तो ये दिखाता है कि कुछ विशेष क्षेत्रों को अलग रखा गया है। ठीक है, ये तो हुई छूट की बात। लेकिन उन वैज्ञानिक और तकनीकी पदों का क्या जिन पर छूट नहीं है? मतलब वो ग्रुप ए के सबसे निचले ग्रेड वाले। उन पर आरक्षण लागू होता है। हाँ। जरूर होता है, पर यहाँ एक शर्त है। क्या शर्त है? शर्त यह है कि जो आरक्षित पद है उसका विज्ञापन सिर्फ एक बार किया जाएगा। अब मान लीजिए उस विज्ञापन से उपयुक्त आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार नहीं मिला। हाँ। तो प्रक्रिया के तहत उस पद को डी रिजर्व किया जा सकता है, मतलब अनारक्षित। हाँ। लेकिन ऐसा करने से पहले इसकी सूचना जो राष्ट्रीय आयोग हैं एससी, एसटी, ओबीसी के और डीओपीटी को देना जरूरी है। ये एक अहम प्रक्रिया है। और ये जानना भी महत्वपूर्ण है कि ये नियम सिर्फ स्थायी सरकारी नौकरियों तक ही सीमित नहीं है ना? इसका दायरा तो काफी बड़ा लग रहा है। बिल्कुल सही। ये नियम सरकार के अंदर आने वाले सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर भी लागू होते हैं। अच्छा। हाँ, और जो वर्क चार्ज पद होते हैं उन पर भी, सिवाय उन पदों के जो बिल्कुल आपातकालीन काम के लिए हों, जैसे बाढ़ राहत या दुर्घटना राहत। ठीक है। यहाँ तक कि अगर कोई अस्थायी नियुक्ति भी है जो 45 दिन या उससे ज्यादा समय के लिए है, तो उसमें भी आरक्षण के सिद्धांत लागू होते हैं। और दिहाड़ी मजदूरों का क्या? डेली वेजर्स। देखिए, दिहाड़ी मजदूरों के मामले में भी कोशिश ये की जाती है कि कुल मिलाकर उनका प्रतिनिधित्व जो तय प्रतिशत है उससे कम न हो, भले ही हर एक नियुक्ति में इसे लागू करना शायद व्यावहारिक न हो। और यही नहीं, ये निर्देश तो सरकारी नियंत्रण वाले सार्वजनिक उद्यमों यानी पीएसयूज, ऑटोनॉमस बॉडीज, विश्वविद्यालयों और यहाँ तक कि सरकारी अनुदान पाने वाले एनजीओज पर भी लागू करने को कहा गया है। तो दायरा तो हाँ वाकई काफी व्यापक है। हाँ, ये तो है। एक और स्थिति जो अक्सर थोड़ी कंफ्यूजिंग होती है, वो है तदर्थ प्रमोशंस, एडहॉक प्रमोशंस। जानकारी तो यही कहती है कि इनसे बचना चाहिए। हाँ, सामान्य तौर पर तो तदर्थ पदोन्नति से बचना चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जहां इसकी इजाजत है। जैसे मान लीजिए भर्ती नियमों को लेकर कोई कोर्ट केस चल रहा हो, या भर्ती नियम अभी बनी ना पाए हों, या फिर भर्ती प्रक्रिया में कोई अप्रत्याशित देरी हो रही हो, तब जरूरत पड़ सकती है। अच्छा, और जब ऐसी तदर्थ पदोन्नति होती है तब आरक्षण का क्या होता है? क्या वो लागू रहता है? हाँ, जब तदर्थ पदोन्नति की जाती है तो उसमें भी एससी, एसटी उम्मीदवारों के लिए उतनी ही रिक्तियां रखी जाती हैं जितनी कि नियमित पदोन्नति में होती। ठीक है। और ये पदोन्नतियां जो हैं वो वरिष्ठता सह उपयुक्तता, मतलब सीनियरिटी कम फिटनेस के आधार पर होती हैं, चयन या मेरिट के आधार पर। अच्छा। तो वरिष्ठता के दायरे में जो भी योग्य एससी, एसटी उम्मीदवार हैं उन सब पर विचार करना होता है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है। क्या? कि तदर्थ पदोन्नति में डी रिजर्वेशन या कैरी फॉरवर्ड जैसे नियम लागू नहीं होते। मतलब रिक्ति अगले साल नहीं जाएगी। ओके। और अगर मान लीजिए पदोन्नति वापस लेनी पड़े, रिवर्शन हो, तो उसमें भी सीनियरिटी का उल्टा क्रम ही अपनाया जाता है, कोई विशेष रियायत नहीं होती। अच्छा, एक और नियम है जो ध्यान खींचता है। अगर भर्ती के पहले साल में सिर्फ एक ही वैकेंसी हो और वो रोस्टर के हिसाब से एससी या एसटी के लिए आरक्षित हो, तब क्या होगा? हाँ, ये एक काफी दिलचस्प नियम है।
ऐसी स्थिति में उस एक रिक्ति को अनारक्षित माना जाएगा, जनरल कैटेगरी की तरह भरा जाएगा। अच्छा, तो आरक्षण गया? नहीं, आरक्षण गया नहीं। उस आरक्षित रिक्ति का आरक्षण खत्म नहीं होगा, उससे अगले 3 भर्ती वर्षों तक कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। ओके। और अगर मान लीजिए अगले साल फिर से सिर्फ एक ही रिक्ति निकलती है, तो उसे पिछले साल के उस कैरी फॉरवर्ड आरक्षण से भरा जाएगा, बशर्ते कि उपयुक्त आरक्षित उम्मीदवार मिल जाए। ये शायद छोटी संख्या में होने वाली भर्तियों को ध्यान में रखकर बनाया गया नियम लगता है। लगता तो यही है। तो कुल मिलाकर आज की चर्चा से ये बिल्कुल साफ है कि आरक्षण नीति कोई सीधी सरल रेखा नहीं है। इसमें तो कई परतें हैं, कई नियम उपनियम है। बिल्कुल। जो पदों की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, वैज्ञानिक हैं या नहीं, नियुक्ति का प्रकार क्या है, स्थायी अस्थायी तदर्थ, और यहाँ तक कि रिक्तियों की संख्या पर भी। सही कहा। वैज्ञानिक पदों पर छूट, तदर्थ पदोन्नति के खास नियम और ये सिंगल वैकेंसी वाला मामला, ये सब इसकी जटिलता को ही दिखाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सारे नियम और उपनियम असल में नीति के जो बड़े लक्ष्य हैं और जो जमीनी हकीकत है, उसके बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश दिखाते हैं। हाँ। इन स्रोतों का विश्लेषण करने के बाद मेरे मन में एक विचार आ रहा है कि इन तमाम अलग अलग नियमों, छूटों और विशेष प्रावधानों का वास्तव में जमीनी स्तर पर विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधित्व पर क्या और कितना असर पड़ता होगा। ये वाकई एक अहम सवाल है। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद आगे और सोचने की